ये वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक 2.6 चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 11 रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द बोर मॉडल। बिफोर गोइंग टॉपिक 2.6 क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर एटम, वी विल सी के बोर मॉडल क्यों फेल हुआ। क्योंकि डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो चीज़ें समझाई गई वो बोर मॉडल के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी, वो मैच नहीं हो रही थी बोर मॉडल के साथ। बोर मॉडल में ये दिखाया गया था कि कोई भी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है ऑर्बिट, वो स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी मीन्स डिफाइनाइट पाथ, जबकि इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफाइनाइट पाथ में मोशन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो एक वेव की तरह है और उसका पोजीशन अनसर्टेन है। वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूअल नेचर के बारे में बोहर मॉडल समझा नहीं पाया, तो इसलिए वो फेल हो गया। ठीक है, अभी क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्लासिकल मैकेनिक्स based on the Newton's law of motion was successful in explain motion of macroscopic particles। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पार्टिकल, दौड़ती हुई कार, क्रिकेट का बॉल। ठीक है, तो वैसे बड़े पार्टिकल्स के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के द्वारा समझा सकते हैं हम लोग, लेकिन बट इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल एट्सेट्रा। दिस वॉज मेनली बिकॉज इट डिड नॉट take the account concept of dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle। मतलब क्योंकि न्यूटन्स लॉ में इनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो बड़ा पार्टिकल होता है वो वेव की तरह एक्ट नहीं करता है, उसकी वेवलेंथ हम नहीं ढूंढ सकते, बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, एंड द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस विच टेक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इनटू कंसिडरेशन हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड। दिस इज नोन एज अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिक्स we can say quantum means a small particle। okay, इसके बाद यही थियरी में आगे देखते बेटा श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम मॉडल को समझाने वाला सबसे बेसिक इक्वेशन इसने दिया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में समझते। क्वांटम मैकेनिक्स एज अ डेवलप बाय इरविन श्रोडिंगर इन 1926। इट इज़ बेस्ड ऑन द वेव मैकेनिक्स, वेव मोशन एसोसिएटेड विद द स्मॉल पार्टिकल्स। For the wave motion, the electron in 3-dimensional space around the nucleus। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग टू ये माना जाता था, मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है। आप समझिए कि न्यूक्लियस, सपोज़ आपका क्लासरूम है या तो आपका घर है, उसके आसपास ये आपका सिटी का एरिया है, लेकिन क्या आप बाउंड्री पे घूमोगे? आप यहाँ से जाके इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, ऐसे मोशन में करोगे कि नहीं? ठीक है, लाइक अ बी आप मोशन करोगे। तो ये जो मोशन है वेव मोशन के साथ जुड़ी हुई मोशन, वो समझाने वाला इक्वेशन दिया उसने श्रोडिंगर ने, जिसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंसिडर्ड एज अ हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। The equation is d square psi upon dx square plus d square psi upon dy square plus d square psi upon dz square plus 8 pi square m upon h square into e minus v into psi is equal to 0। ये जो सिंबल है उसको बोलते हैं साइन, प्रोनाउंसिएशन होता है साइन। इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। साइन इज नन अनदर, it is the amplitude of wave। एक्स वाई जेड जो है, ये पूरा जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे मैंने लिखा है। डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है उसको क्या बोलेंगे? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, साइन जो है इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एक्स वाई जेड क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 3-डायमेंशनल। ई जो है यहाँ पे, ई मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम, वी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आपको आगे कहीं पे ज़्यादा काम लगेगा नहीं, न्यूमेरिकल में ज़्यादा काम आएगा नहीं, इसका कोई फिजिकल इसका वैल्यू नहीं होता है। एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर उसका पाथ, उसका पोजीशन अगर डिफाइनाइट होता तो बोहर मॉडल सही होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, मोमेंटम अनसर्टेन है। तो अनसर्टेनिटी के साथ हमने क्या जोड़ दिया? इलेक्ट्रॉन को एक वेव फंक्शन दे दिया साइन, जो चेंज होता रहेगा। समझ में आ रहा है? और वो वेव फंक्शन से हम 3-4 चीज़ें जान पाएंगे। वेव फंक्शन, ये जो पूरा इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन जब हमें मिलेगा, उसके लिए हायर मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारी टेक्स्ट बुक के बाहर की बात है। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर से साइंटिस्ट लोगों ने 4 क्वांटम नंबर निकाले। देयर वर 4 मेजर 3 क्वांटम नंबर एंड लेटर 4th quantum number will be added. So there were 4 quantum numbers derived by this equation, and that represent the electron, energy of electron, shape of orbitals, size of orbit, spin of electron, different things हम ये equation से फिर तय कर पाएंगे। इन शॉर्ट हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन दिया है, h साइन इज इक्वल टू ई साइन। ये जो h बार है, इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, इट्स कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू, मतलब ये एक इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, फिर ये थर्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। h इज इक्वल टू माइनस स्मॉल h अपॉन 8π² m डेल्टा स्क्वायर प्लस v। अब ये डेल्टा v स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर क्या है? डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। इसको साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा फिर। लेकिन इन 1, 2, 3, 4 किसी भी इक्वेशन को न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होने वाला, इसलिए आप इसकी चिंता मत करो। सिर्फ और सिर्फ एज अ फॉर्मूला, एज अ थियोरी आप इसको अभी लर्न कर दो, याद रख लो। ये कहाँ से आया, इसका यूज़ कैसे हुआ, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, उसके लिए बहुत ही हायर मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसको छोड़ दो अभी, खाली 1, 2, 3, 4 फॉर्मूला याद रखो, उसमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो याद रखो। ठीक है बेटा? ये जो डेल्टा स्क्वायर है उसको बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। ठीक है? द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इज एन फॉर एन एटम गिव्स द वैल्यू ऑफ ई एंड साइन, एनर्जी एंड साइन की वैल्यू हमें मिलेगी। द वैल्यूज ऑफ ई रिप्रेजेंट द क्वांटिसाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी विच इज द इलेक्ट्रॉन इन द एटम कैन हैव। द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ साइन कॉल्ड वेव फंक्शन। साइन को क्या बोलेंगे बेटा? वेव फंक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेव है उसका पोजीशन, उसका मोमेंटम सर्टेन नहीं है, तो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। तो ऐसी वैल्यू को, ऐसा जो फंक्शन होता है उसका वैल्यू नोन नहीं होता है, वो हम जानते हैं मैथमेटिक्स में। तो उसको ढूंढने के लिए हमने उसके साथ वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को हमने वेव फंक्शन, उसके साथ वेव फंक्शन को जोड़ दिया। वेव फंक्शन कौन सा? साइन, जिसको बोला हमने। अभी साइन की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। साइन के कंपेयर में साइन स्क्वायर, उसके ऊपर से हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें बातें पता चलेगी। साइन स्क्वायर की मदद से हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता चलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देखते हैं बेटा आगे। उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साइन एंड इट्स स्क्वायर वैल्यू साइन स्क्वायर। द वेव फंक्शन ऑफ साइन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस सच एज, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन लिखा था श्रोडिंगर इक्वेशन, उसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, मैथमेटिकल कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। साइन इज़ द ओनली ऑपरेटर, या तो वेव फंक्शन, साइन इज़ द ओनली वेव फंक्शन, रिमेंबर, जिसकी वैल्यू न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग जगहों पे डिफरेंट होगी। जहाँ पे साइन की वैल्यू या तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और जहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी उधर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी, जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल। ठीक है? हाउएवर, जस्ट एज इन केस ऑफ लाइट और साउंड, दे आर वेव, द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट एनी पॉइंट गिव द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट
intensity of sound at any point. Similarly, the square of the amplitude of the electron wave means psi square at any point give the intensity of the electron wave. It means वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की probability ज़्यादा है, and the electron wave at that point, which in view of Heisenberg uncertainty principle means probability of finding electron at that point. जैसे कि भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि न्यूक्लियस को हमने घर माना था, उसके आजू बाजू में हम घूमते हैं, तो हमारी सिटी में कोई पर्टिकुलर एरिया होगा कि जहाँ पे हम ज़्यादा घूमेंगे, कोई रीजन ऐसा भी होगा कि जहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी कम होगी, और कोई एक जगह पे स्टेबल नहीं होंगे, इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार साइन की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, डिफरेंट होगी. दूसरी बात, साइन स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट पॉइंट. साइन की कंपेयर में साइन स्क्वायर की ज़्यादा वैल्यू सिग्निफिकेंस है, मतलब ज़्यादा यूजफुल कौन है, साइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब साइन स्क्वायर के ऊपर से हमें क्या पता चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है बच्चों. उसके बाद, सिंस द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ऑर्बिटल. मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वाला जो एरिया है ना, उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल. ये ऑर्बिटल वर्ड बोहर मॉडल में डिस्कस नहीं हुआ था, ना रुथरफोर्ड मॉडल में यूज़ हुआ था, वो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम्स उसके अंदर ये डिफाइन हुआ वाया श्रोडिंगर इक्वेशन. This is why the wave function for an electron in an atom is called orbital wave function. तो wave function साइन को हम क्या बोलते बेटा, orbital wave function, और simply atomic orbital. Since an electron can have many wave functions, therefore there are many atomic orbitals in an atom. जैसे हाइड्रोजन एक सिंपल एटम है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें शायद एक ही ऑर्बिटल होगी, लेकिन एक्साइट होकर वो दूसरी ऑर्बिटल में जा सकता है. और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन जो एटम्स में है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, तो उनके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलेगी हमें वेव फंक्शन की, तो उसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होगी. द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. In light of uncertainty principle, Bohr model of atom postulating that electron move along definite circular path and hence their position and momentum could not determine with the absolute accuracy become unacceptable. मतलब कि अगर हम बॉर मॉडल को सही मानते तो वो हाइजेनबर्ग वाला प्रिंसिपल क्या हो जाता, फेल हो जाता. लेकिन एक्चुअली में डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने वेव नेचर को भी कंक्लूड किया, तो किसको ज़्यादा सही माने, बट ऑब्वियस डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग को. और उसके साथ जुड़ता हुआ ये मॉडल जिसने ये बताया कि एक पर्टिकुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, वो पाथ के अंदर जो एरिया है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी. इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स पाथ नहीं होता है बेटा, ठीक है. Now we can speak of only in term of probability of finding electron at any particular position about the nucleus at any instant of time. Okay. Now, keeping in view that the wave nature of electron and the certainty principle, the moment of electron around the nucleus is like that of a bee around the hive. Sometimes it may close to the nucleus and sometimes it may move away from the nucleus. मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफाइनाइट पाथ में नहीं घूमेगा, वो रैंडम यहाँ से करीब जाएगा, दूर जाएगा, ऐसे रैंडम पाथ में घूमेगा, like a bee. Further, it does not move in a one plane as wrongly postulated in the Bohr model. बोर ने ये बताया था कि वो एक प्लेनर में घूमेगा, लेकिन वो सही नहीं है. बट मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड ऑल प्लेन्स अराउंड द न्यूक्लियस. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी may be understood with the help of following simple example of day to day life. 1, 2 and 3 ये जो 3 पॉइंट है वो हमें वर्ड समझाएंगे प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है.
जैसे कि रूटीन लाइफ के एग्जांपल है, जैसे कि सपोज ऑन अ पर्टिकुलर डे there is a cloud in the sky, we predict that there is a chance that it may be rain. However, there is no certainty that it would definitely rain because the cloud may disappear. Sometime ऐसा भी हो सकता है कि cloud disappear भी हो जाए और rain ना भी हो, but this is expressed by saying that there is a probability, there is a chance of rainfall. There is a chance of rainfall. ओके, सेकेंड पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि भाई हो सकता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, वहाँ पे ही होगा ऐसा नहीं. दूसरी बात, इन अ गेम ऑफ चेस अ बेटर प्लेयर हैज़ अ चांस टू विन, बट वन कैन नॉट से दैट विद सर्टेनिटी दैट ही विल डेफिनेटली विन. दस अ बेटर प्लेयर हैज़ अ प्रोबेबिलिटी टू विन. थर्ड, a brilliant student has a chance to qualify entrance examination, but no one can say that with certainty he would definitely win, definitely qualify. Thus, a brilliant student has a probability to qualify the entrance test. Okay बेटा, मतलब कि ये probability क्या है? तो कि probability provides the best possible description of a situation which cannot be described with certainty. मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ही होगा, लेकिन चांसेस है ज़्यादा कि वहाँ पे वो हो सकता है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी. अभी इसको इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ते बेटा आगे. टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, इट इज़ हेल्पफुल टू डू अ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट इन विच वी टेक अ सेट ऑफ पिक्चर्स ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. अगर ये हमने सब जो हाइड्रोजन एटम के लिए पिक्चर ड्रॉ किया है, ऊपर इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन पर्टिकुलर मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मैंने वो डॉट बताया, फिर नेक्स्ट मोमेंट पे दूसरा डॉट, नेक्स्ट मोमेंट पे तीसरा डॉट. तो ये जो बहुत सारे डॉट है वो कुछ टाइम इंटरवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, अगेन मैं पढ़ता हूँ. टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, इट इज़ हेल्पफुल टू डू अ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट इन विच we take a set of pictures of a particular electron, say the only electrons of hydrogen atom, at very short intervals of time. If the electron in each picture is represented by a small dot, and if all the pictures are superimposed, then the final pictures look like a one above, like a above figure. क्या क्या पता चल रहा है? हमने एक फिगर ली, एक फिगर हमें ऐसे मिली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा फिगर मिला जहाँ जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर है, तीसरा फिगर जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर है. ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स को हमने क्या किया, सुपर इम्पोज्ड, तो हमें ये ऐसी फिगर हमें मिलेगी. ओके, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पिक्चर्स दैट मोस्ट ऑफ द डॉट्स लाइज विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द ऑल साइड्स. मतलब ये न्यूक्लियस से ऑल साइड, चारों बाजू 3 डायमेंशन में है. Since the probability of finding electron is directly proportional to the intensity of dots, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे उनकी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है ना? और कुछ रीजन के बाद इंटेंसिटी कम होती बाउंड्री लेवल यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी है, इसके बाद भी शायद इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पे जितना सर्कल किया है उसमें 90-95% जितना इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है. Therefore the electron spend most of the time in the volume of sphere bounded by that distance, and for the rest of the time the electron can be found outside the volume of the sphere. ज़्यादातर वो कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस के आसपास, और बाकी के कुछ टाइम में बाहर घूमेगा. ठीक है, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस which describe the probability of finding an electron of a given energy in term of dots is called electron cloud. मतलब कि ये जो डॉट का पूरा जो यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसको बोलेंगे इट इज़ लेटरली नोन एज अ एटॉमिक ऑर्बिटल. इसको बाद में क्या कौन से नाम से जाना गया? एटॉमिक ऑर्बिटल्स. फॉर द कन्वीनियंस अबाउ रिप्रेजेंटेशन अ बाउंड्री सरफेस, इसको मैं इजी थोड़ा कर सकता हूँ. कहाँ कैसे? ये जो सारे बाहर के डॉट है ना, उसको जोड़ के एक बाउंड्री लाइन भी बना सकता हूँ ऐसे. तो
तो ये बाउंड्री लाइन के इनसाइड 90% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। For the convenience of above representation, a boundary surface may be drawn which connect points of equal probability and enclose a certain volume of the space around the nucleus, within which the probability of finding electron is up to around 90%. This is called atomic orbital, और उसको क्या बोला जाता है? atomic orbital. Atomic orbital को ऐसे define कर सकते हैं. This is the definition of atomic orbital. An atomic orbital can be defined as it is a three-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding electron of a given energy is maximum up to 90%. सिंपल लैंग्वेज में याद रखें तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी उसको बोलेंगे ऑर्बिटल. द एरिया वेयर probability of finding electron is maximum is known as the orbital. ओके बेटा. Now let us see the difference between orbit and orbital. ऑर्बिट वर्ड रुथरफोर्ड ने यूज़ किया था, बोहर मॉडल में भी यूज़ था, सही है. और ऑर्बिटल हमने सीखा ये क्वांटम मॉडल ऑफ एटम्स में आफ्टर श्रोडिंगर इक्वेशन के बाद. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे. एन ऑर्बिट इज़ अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व. मतलब यहाँ पे ऑर्बिट को हम कैसे बोल सकते कि सर्कुलर पाथ, इसको बोलेंगे ऑर्बिट. और दूसरा है ऑर्बिटल. एन ऑर्बिटल इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अप टू 90%. जो इसके पहले मैंने फिगर ड्रॉ करी थी, समझाया था, डॉट वाली फिगर जो ड्रॉ करी थी. ऑर्बिटल इज द एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ठीक है. ऑर्बिट का सेकंड पॉइंट, ऑर्बिट के अंदर देखते हैं. इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. इट इंडिकेट द प्लेनर मोशन. ओके. एंड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल मोशन of the electron around the nucleus. Third point, the concept of orbit is not accordance with wave character as like de Broglie principle and uncertainty principle given by Heisenberg. उसके साथ वो मैच नहीं करता है. लेकिन the concept of orbital is accordance with wave characteristic according to de Broglie and uncertainty principle given by Heisenberg. Fourth, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक. वो कैसी होती है? डिस्क जैसी होगी. लेकिन ऑर्बिटल जो होगी वो अलग अलग शेप की होगी. कोई ऑर्बिटल स्फेरिकल होगी, जैसे एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल जो है वो डम्बेल्ड, डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल एंड गोज ऑन. फिफ्थ पॉइंट, ऑर्बिट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक. मतलब यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है. न्यूक्लियस के आजू बाजू हर एक जगह पे सेम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की. लेकिन ऑल ऑर्बिटल्स एक्सपेक्ट एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सब में जैसे पी डी एफ उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है. अभी पी ऑर्बिटल कैसे होती है, डी ऑर्बिटल कैसे होती है, वो हम आगे देखते हैं. The maximum number of electrons in any orbit is given by 2n square. The maximum number of electrons in any orbit is 2n square. तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट, अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख दे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. फिर सेकेंड ऑर्बिट अगर होगी तो 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 टू द 8, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. फिर अगर n इज इक्वल टू हम 3 रख दे तो 3 स्क्वायर होगा 9, 9 टू द 18 इलेक्ट्रॉन एंड गोज ऑन. 2, 8, 18, 36 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे. जबकि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज ओनली 2. ओके. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स. थियोरी एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम के लिए
थियोरी के लिए आप 2 मार्क या 3 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन। ओके बेटा, नाउ वी विल सी इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिक मॉडल फॉर एटम। मतलब कि जो अभी तक हमने देखा ये वीडियो में, उसको शॉर्ट में क्विक पॉइंट आउट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि क्वांटम मैकेनिक मॉडल जो है उसके ऊपर से हम क्या जान सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव ओनली क्वांटिसाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। हाँ, ये बात तो बोहर ने भी अपने मॉडल में सही बताई थी। ऐसा नहीं था कि बोहर मॉडल टोटली फेल था, लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से भी हम ई को ढूंढ सकते हैं, एनर्जी को। ठीक है। हाँ, फ़ायदा यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन में ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स जो होती है, ऑर्बिटल्स में घूमता है। वो हमें पता चल सकता है कि समझो फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें 1 ऑर्बिटल है, सेकंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल्स हैं, थर्ड में 3 ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल्स के बारे में भी वो समझा सकता है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स में भी एनर्जी का डिफरेंस होगा, वो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से पता चला। बोर मॉडल कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स because it is only for hydrogen atom, and hydrogen having only 1 electron which is occupied normally in only 1 orbital, first orbit, and in first orbit only 1s kind of orbital। तो उसमें फिर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाया था वो, लेकिन यहाँ पे एनर्जी के बारे में डिस्कस कर पाया। दूसरी बात, दिस क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमने पहले ही बताया ये वीडियो में शुरुआत में कि श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से ई एंड साइन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द वेव फंक्शन साई आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थर्ड, द वेव फंक्शन साई is simply a wave function of coordinate of electrons and has no physical significance as such। मतलब इतना ज़्यादा इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। However, sin square gives a probability of finding electron at that point। sin square की मदद से क्या हम ढूंढ सकते हैं? probability of finding electron। The concept of probability of finding electron is justified by in the case of Heisenberg uncertainty principle also। So the quantum model resemble with Heisenberg uncertainty principle। Fourth point, by finding sin square at different points around the nucleus in an atom, we can predict the region of space around the nucleus within which probability of finding electron is maximum। मतलब कि हम साइन स्क्वायर की मदद से ये ढूंढ सकते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज द एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। That is wave function psi, and that's why wave function psi is also called as a ऑर्बिटल वेव फंक्शन और सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल। साई को हम क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन और सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, सिंस एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैनी वेव फंक्शंस। कोई एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एक ही ऑर्बिटल में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में वो जंप कर सकता है। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स को डिफरेंट वैल्यू ऑफ साइन या तो साइन स्क्वायर होगी। मतलब कि देर आर सो मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स भी हो सकती है। वो ये श्रोडिंगर इक्वेशन से, क्वांटम मैकेनिक मॉडल से हमें पता चला। दूसरी बात, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में ही है। ठीक है बेटा। The orbital wave function psi contain all information about the electron like size of orbit, shape of orbital, orientation of orbital, spin of electron, that all things can be derived by psi। ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक मॉडल हमें इन चीज़ों को जानने में, ये 6 पॉइंट जानने में यूज़फुल रहेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद
application of Schrodinger wave equation to hydrogen atom. When Schrodinger wave equation is solved for hydrogen atom, the solution gives possible values of energy E and also sign. ये जो E की वैल्यू जो होगी, these values of energy correspond to the energy levels which the electron in an atom can occupy. These values of energy are called Eigen values, and this corresponding values of wave function psi are called Eigen function. ठीक है. दूसरा, the quantized value of energy and the corresponding wave functions of the electron are characterized by a set of 3 quantum number. Laterally 4th quantum number will be added. Okay, initially 3 quantum number were discovered by the sign N, L and ML: principal quantum number, subsidiary quantum number and magnetic moment quantum number. From these 3 quantum number we can decide the energy, type of orbital, shape of orbital, orientation of orbitals. Okay, that we will see in the next video. It may be noted that Schrodinger wave equation cannot be solved exactly for a multi-electron atom. हाइड्रोजन जैसे एटम्स जो है, हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो भी हमारे बुक में नहीं है क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा. कॉलेज लेवल में हायर मैथमेटिक्स यूज़ करके वो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे. ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा वो डिफ़िकल्ट है. वो डिफ़िकल्टी सॉल्व करी उन्होंने बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेट मेथड. ठीक है, तो याद रखना है खाली ये अप्रॉक्सीमेट मेथड से वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, ज़रूरत पड़े तो ये वीडियो पूरा फिर से देखिए, एक एक शब्द शांति से समझिए एंड फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाइएगा. बहुत ही मज़ा आएगा नेक्स्ट वीडियो में.